कहते क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो लोग किस कमरे में रुके होंगे या कहाँ पर होंगे, क्योंकि उसने बताया कि वो लोग अभी कमरे में गए हैं। तो ये जाता है, नंबर पता चल जाता है अपने दोस्त के माध्यम से, और कमरे की जो की होती है उसके किनारे छोटा सा होल होता है। लूप होल हो या किस्मत कुछ दिखाना चाह रही हो, पता नहीं क्या, बट उस लूप होल से जब वो अपने आंखों से देखता है तो जो मंजर देखता है जैसे किसी की ज़मीन फट गई हो उसके पैरों के तले, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे थे अपनी आंखों के सामने। और वो मंजर, जब किसी को आप बहुत प्रेम करो और वो किसी और के साथ, वो लड़की जिसके लिए आपने जीवन अपना लगा दिया हो, अच्छा खासा पूरा सेमेस्टर, एक 1.5 साल गुजार दिया जिसके साथ प्रेम करते करते, और आज वो बिस्तर में किसी और के साथ आहें निकाल रही हो, आवाज़ें आ रही हो धीरे धीरे, वो आवाज़ें जो सिर्फ वो अपने कानों से सिर्फ अपनी प्रेमिका की सुनना चाह रहा था, आज वो किसी और के साथ अपने कानों से सुन रहा है। ये है युगांत। खड़ा, उसके हाथों से पसीना छूट रहा था, पैर में जूता पहना था, ऐसा लग रहा था कि जैसे जूते में पसीना भर रहा हो और जूते अंदर से गीले हो रहे हैं। वो हट नहीं पा रहा था। उसका दोस्त समझ गया कि जरूर ये प्रेम का चक्कर है। वो दोस्त उसके हाथ को पकड़ता है और खींच कर लेकर आता है। बताओ युगांत, क्या बात है, कोई पर्सनल मैटर है? तो बोलता है कुछ नहीं। बोलता है बताओ ना क्या बात, तुम रो रहे हो इतना ज़्यादा, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? बोलता हाँ। और उसको गले लगाता है, हक करता है, उसको समझाता है कि यार यहाँ एक नहीं कई बार आई है ये एक नहीं कई बार आई है ये। एक बार सुन लेता तो चलो ठीक है, उसको पता नहीं क्या नौबत पड़ी थी, उसने बोल दिया। और वो जब उसको पता चला कि वो कई बार आई है, और वो कब से आ रही है, पिछले 4-5 साल से आ रही है, तो ये बात युगांत को अंदर से इतनी खराब लगी कि अब उसका मन तो यही हो रहा था कि उठाए कुल्हाड़ा, बाकी वहीं दरवाजा तोड़ के वहीं दोनों को खत्म कर दे। ये मन कर रहा था युगांत का। लेकिन युगांत ने सोचा कि जिसने मेरे साथ गलत करा है मैं कैसे जाने दूं, मैं औकात याद दिलाऊंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसके दिमाग में वो शैतानी मानसिकता पैदा होने लगी। उसके दिमाग में रीवा के खिलाफ जितना प्रेम था, वो प्रेम का डबल ट्रिपल चारबल जो भी हो, उतनी नफरत पैदा होने लगी। उसके दिमाग में बस यही था कि मैं रीवा को खत्म कर दूंगा, जो मेरी ना रही वो किसी और की नहीं हो सकती। युगांत ने बड़े दिमाग में समझे तौर पर एक शैतानी प्लान बनाया, और यह शैतानी प्लान इतना खतरनाक था कि शायद नहीं बनाना चाहिए था, बट इसने बनाया। इसने, जो बैटरी नहीं होती पहले, इसमें जनरेटर चलता था और जनरेटर से बैटरियां चार्ज करी जाती थी। तो ये उस दुकान पर जाता है, एक बोतल वो लेके आता, एसिड जो डाला जाता बैटरी में, एसिड ले लेता है और अपने घर आता है। बस प्लान इसका ये, मुझे रीवा को मारना है। बहुत अंदर से नफरत थी, और आज वो नफरत फूटने वाली थी। दिन अगला होता है और ये कॉलेज में जहाँ पर जाया जाता है, उसकी मोड़ पर ही रीवा का इंतजार कर रहा था। तो देखता क्या है कि रीवा जो है आई है, और रास्ते में थोड़ी दूरी है जहाँ से साधन से आती थी, और उसे थोड़ी सी डिस्टेंस पर कॉलेज पड़ता था, और वो मोड़ पड़ती थी। और ये जाता है मोड़ के पास, कई सारे जंगल हैं, पेड़ वेड़ हरे भरे हैं, किनारे नाले वाले हैं सब। तो वहाँ से रीवा धीरे धीरे चली आ रही थी। ये दूर से देखता है और जाता है रीवा से, फिर पूछता है कि आखिर तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? तुमने मुझे पहले मना क्यों नहीं करा? रीवा, मैं तो तुम्हें कितना प्रेम करता था ना, तुम्हारे लिए मैं वो करता था जो कोई एक लड़का किसी के लिए नहीं कर सकता। एंड तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि आयुष तुम्हारे लिए कभी इतना नहीं करता जितना मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम्हें समझना पड़ेगा मेरे प्रेम को, उसको छोड़ दो, आयुष सही नहीं है तुम्हारे लिए। रीवा कहती है दोबारा एक लफ्ज़ निकाला ना तो जूता निकाल के मारूंगी युगांत। अपनी औकात में रहना। और बीच रास्ते में रोककर मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी ना, प्रोफेसर को शिकायत करूंगी, तुम्हारे साथ जो गलत होगा तुम ही समझना। तो युगांत कहता तेरी इतनी औकात? पहली बार रीवा को गलत शब्द का इस्तेमाल करा। तेरी इतनी औकात रीवा? ये ले। उठाए उसने बोतल, खोल के ढक्कन पहले से ही पीछे इसने रखा था, मारा तो ऐसे पूरे चेहरे पर उसके एसिड। उसकी आंखों के सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मोम की बनी मूर्ति हो और नीचे आग जल रही हो, वो धीरे धीरे पिघल सी रही हो। रीवा का शरीर धीरे धीरे पिघल रहा था। उसका जो इतना खूबसूरत चेहरा था, वो उसकी स्किन झड़ के एकदम से नीचे हो गई, लाल लाल सा दिखने लगा, सफ़ेद सफ़ेद सा दिखने लगा। बहुत तड़प रही थी रीवा। अपने हाथ को जैसे वो चेहरे के पास लेकर गई, वो चेहरे पर जो लगा हुआ ऐसे जब हाथों पर आता है तो हाथ भी झलमला जाता है। पूरे हाथ से एसिड, ये एसिड हर जगह से तरबतर हो गई। और इतने में जो है कई सारे लोग वहाँ से आ रहे थे, और ये देखता है युगांत वहाँ से भाग लेता है।
लोगों ने देखा कि कोई लड़का भागा है, लेकिन क्यों भागा है क्या पता किसी को। जब तक वो नजदीक आते तब तक युगांत वहां से 9-2-11 हो चुका था। और लोगों ने जैसे तैसे रीवा को उस हालत में जब देखा तो सारे लोग, क्योंकि पब्लिक होती है, फटाफट एक दूसरे को बुलाकर आवाज़ लगाती है। कोई गाड़ियों को रुकाया गया, 1-2 गाड़ी नहीं रुकी, कुछ गाड़ी रुकी, तब तक एक टैक्सी मिल जाती है, ऑटो वगैरह होती है, और उसी पर रीवा को डालकर नज़दीकी ही एक हॉस्पिटल था वहाँ पर भर्ती कराया जाता है। हालांकि उसका इलाज चल रहा था, सर्जरी वगैरह सब कराई गई, और ये केस अब मीडिया तक पहुँच चुका था। और मीडिया इस चीज़ के बारे में छानबीन करने के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर मचा रही थी कि पता करो कि वो अपराधी कहाँ है जिसने आज इसके साथ ये गलत हरकत करी। रीवा भी कोई स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी हालत ऑलरेडी बहुत ख़राब थी। लगभग नर्स और कई सारी जो साइकेट्रिक्स होती हैं वो उसके पास आती हैं, उसको समझाती हैं। रीवा के जो पेरेंट्स हैं वो जब अपनी बेटी की हालात देखते हैं इस तरीके से, इस कदर वो परेशान, जो उसकी बेटी बड़ी खूबसूरत थी, अच्छी से नाजू से पाला था, आज वो आईसीयू में सामने पड़ी है। कांच के दरवाजे से देखते हैं तो अपनी लड़की ही नहीं लग रही है। उतर गया और जैसे पूरा स्किन। इतनी जली हालत में जब माँ बाप अपनी बेटी को देखते हैं वो तड़प तड़प कर रोते हैं, लेकिन वो तड़पन, वो आवाज़ रीवा तक पहुँचाई नहीं जाती, क्योंकि अगर वो पहुँच जाए तो रीवा जो अभी भी परेशान है उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए। उसको इंजेक्शन डाल के, बेहोशी के जो इंजेक्शंस होते हैं उनको डाल कर रीवा को कंट्रोल करा जाता है कि कहीं उसको ज़्यादा चीज़ें पता न चले। धीरे धीरे रीवा सही होने लगी। इधर युगांत भी अपने आप को छुपाए बैठा था। कई दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रहा था। लोगों का शक तो था कहीं ना कहीं कि युगांत बड़ा गुस्से में है आजकल, कहीं युगांत ने ही तो रीवा के साथ गलत नहीं कर दिया। कई बार जो होती, पुलिस जाती है आसपास, लोगों से पूछती, भैया बताओ क्या कोई दुश्मनी थी, कोई बात है, कोई विवाद है। कई लोगों ने कहा कि नहीं, कोई बात विवाद नहीं। लेकिन वहीं में से एक लड़का था जिसने बोला कि हाँ, युगांत के साथ इसका कुछ चल रहा था दिक्कत। अब पता नहीं युगांत है भी कि नहीं या क्या मैटर। वैसे रीवा के किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती, लॉजिक ही नहीं बनता। तो पुलिस उस स्टेटमेंट को लेती है, अपना चले जाती है, अपना वो खाता होता बनाती है। इधर युगांत अपना कोने में एक जगह कमरे में बंद, अपने आप को बंद कर चुका होता है और बैठा सोच रहा होता है। वो अंदर से खुश हो रहा होता है। उसकी वो डेविल से स्माइल, जैसे उसने दुनिया को जीत लिया हो। उसको महसूस होता है कि जैसे उसने बहुत कोई अच्छा काम कर दिया हो। बार बार अपने ऊपर से फक्र महसूस करता कि देखा, जो मेरी नहीं वो किसी और की नहीं हो सकती। रोज अपनी वाली किसी और के बिस्तर को गर्म करे, इससे तो बेहतरीन है कि वो किसी और के साथ हो जाए, यानी अपने से बर्बाद ही हो जाए, बिस्तर में ही पड़ी रहे। बड़ा खुश था वो। उसके अंदर तनिक भी सनक नहीं थी कि आज उसने क्या हरकत करी है। उसको ये तो दुख था कि उसने अपने प्रेम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि युगांत की आंखों के सामने अपने ही हाथों से उसने अपने ही प्रेम को राख राख कर दिया था। युगांत परेशान भी था थोड़ा, क्योंकि अब रीवा शायद उसको कभी भी हानि कर सकती, शायद कभी भी बातचीत नहीं कर सकती। लेकिन उतना खुश भी था क्योंकि अब वो आयुष के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ा सकती। युगांत के दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि यार, क्या सच में रीवा खत्म हो गई? अभी तो रीवा जीवित है, और रीवा अगर जीवित है तो मारने का फायदा क्या? उसकी स्किन ही जली है ना। कल तो सर्जरी से सही हो जाएगी, कल फिर वो आयुष उसके साथ घूमेगा और फिर मैं उसको निहारूंगा। इससे अच्छा यही होगा खत्म कर दिया जाए रीवा को। अभी तक उसने प्लान बनाया था सिर्फ एसिड फेंकने का, लेकिन उसको पता था कि एसिड से कभी किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती। अब उसके अंदर दिमाग का जो विकृत मानसिकता किस तरीके से पनपना चालू करती है कि उसने प्लान बनाया कि वो आज रात जब हॉस्पिटल के लॉबी के आसपास कोई नहीं होगा तब वो छुरी लेकर जाएगा और उस छुरी से वो रीवा को ख़त्म कर देगा। इसने प्लान बनाया, कई दिनों के बाद का प्लान है ये। तो ये जाता है, बहुत सारी बोतल पीता है दारू की, और अपने आप को थोड़ा सा नसीढ़ी बनाता है, क्योंकि होश में तो इंसान ये काम कर नहीं सकता। और वो नंग जो छुरा है वो लेकर जाता है और हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। 9 से 10 बजे का समय है लगभग। जो स्टाफ है अपने घर जा चुका था, कुछ ही जो नाइट के स्टाफ होते हैं वहाँ पर थे हॉस्पिटल के अंदर, और इनके भी घर में से कोई खास लोग वहाँ पर थे नहीं। रीवा हालांकि सही हो चुकी थी, अपने चेहरे पर इधर उधर जहाँ पर पट्टी लगना है वहाँ पट्टी लगाए हुए थी। बड़ी अजीब सी बात है कि उसको एक कमरा मिला था, उस कमरे में रीवा पड़ी हुई थी और उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ उसके साथ था तो आयुष था, और वो उसको देखने के लिए आया हुआ था। और ये बात जैसे ही युगांत देखता है कि आज फिर मेरी रीवा के साथ आयुष बैठा है, वो पहले तो रीवा को नहीं मारता, पहले छुरा उठाता है, पहले जहाँ से मारता सीधा एकदम गला खत्म करता है आयुष का। और आयुष वहीं पर तड़प रहा होता है। तब तक रीवा की आंख ऐसे देखती है कि ये क्या हो गया है मेरे सामने, मेरे ही प्यार को मार दिया मेरी आंखों के सामने। रीवा बहुत तेजी से अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही होती है कि वो जब तक कुछ सोचती तब तक एक और छुरा उठता है और छुरा उसके यहाँ पर पड़ता है खत्म।
ये छुरा जैसे ही आयुष और रीवा को पढ़ता है, उन दोनों की आवाज़ें उस हॉस्पिटल के अंदर गूंज रही थी। वो आवाज़ सुनकर आसपास का स्टाफ परेशान होकर दौड़कर इसकी तरफ आ ही रहा होता है कि तब तक सिक्योरिटी जो अलार्म है उनको दबा दिया जाता है। इससे ये अवगत तभी कराया जाता है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। किसी ने यह अवगत करा दिया। आसपास की लोकल पुलिस वहीं पर बगल में ही थी हॉस्पिटल के। वहाँ से सायरन की आवाज़ आना चालू होती है और वहाँ से ऐसा लगता कि कई सारे पुलिस और बहुत सारे आदमी इसकी तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने, जो इनका स्टाफ था हॉस्पिटल का, उन्होंने कैमरे में ही देख रखा था कि कुछ गड़बड़ हो चुका है। जब सायरन की आवाज़ बजती है, जब कोई इनको आवाज़ देता है, वो धीरे धीरे पुलिस वालों के पैरों की, कदमों की आवाज़ और वो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की अफरी तफरी में दौड़कर आने की आवाज़ जब युगांत को सुनाई पड़ती है, वो भागने की कोशिश तो करता है क्योंकि उसने दारू पी रखी, तो लड़खड़ा कर वो वहीं पर लगे दरवाजे से गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तब तक पुलिस भी आ जाती है और पुलिस उस युगांत को पकड़ लेती है, हिरासत में लेती है, उसको चौकी पर लेकर जाती है और उसको जेल में डालती है। थोड़ा सा जब उसका नशा वसा उतरता है तो उससे पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान बताता है ये अपनी स्टोरी को कि किस कदर मैंने उसको प्रेम किया और उसने मुझे ना समझा, और जब मुझे ना समझा, वो किसी और की बाहों में हो, तो मुझे वो कैसे रास आ जाए। जो मेरी ना हो सकी वो किसी और की कैसे होने दूं साहब। अपना एटीट्यूड जिंदा रखता, पुलिस वालों के सामने इस फक्र से बोलता कि जो उसने काम करा गलत नहीं करा, बहुत अच्छा काम किया। एक पुलिस वाला वहीं पर था, थोड़ा सा गर्म मिजाज को उठाया, डंडा मारा यहां पर, सांस चुप, नालायक कहीं का। एक तो लड़की को बर्बाद कर दिया, कत्ल कर दिया, एक बच्चे को मार दिया और मेरे सामने रौब दिखा रहा है। 2-3 और लाते मारता है और उसको जेल में डालता है। केस थोड़ा और बढ़ता है, कोर्ट केस जाता है। कोर्ट खींचने के बाद तब तक मीडिया वगैरह सब कुछ आ जाती है। मीडिया जब लग जाती है तो आपको पता ही है क्या है, बहुत सारा लोग आक्रोश में आ जाता है कि किस तरीके से एक लड़का जिसने एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका, फिर उसको मार दिया और आज वो पुलिस के कस्टडी में बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग धरना देने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोग तो पुलिस वाले का जो चौकी है वही बाहर ही खड़े हो जाते हैं। लोगों का मन, लोगों की इच्छा तो ये कि युगांत निकले, युगांत को मेरे हवाले कर दो, मैं इसको सिखाता हूँ कि किसी लड़की के साथ ये गलत अपराध करने का हश्र क्या होता है। लेकिन पुलिस उसको निकाल कर लेकर जाती है और कोर्ट से भी एक ऑर्डर आ जाता है कि इसको जो है जेल में डाल दिया जाए और कई साल की कुछ इसकी जो जेल की सजा है वो सुनवा दी जाती है। इसको जेल में ले जाया जाता है। इधर जो इसका परिवार था, जहाँ पर इसकी बहन थी और उसके माँ बाप थे, वो जब अपने बेटे की इस हरकत को देखते हैं तो वो रोते हैं और पछताते हैं अपने इस पुत्र पर, पछताते हैं अपने वंश पर, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको फ़ोन कर करके परेशान कर चुके थे। उनका अपने मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो चुका था। कई लोगों का कहना यह था कि ये तभी इन लोगों को पता चलेगा ना जब कोई लड़का एसिड लेकर आएगा और इसकी बहन के ऊपर डालेगा। आज बहन अपने भाई के इस करे हुए कृत्य की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। कई बार इनके घर के ऊपर पत्थरों से बहुत सारे जानलेवा हमला भी हुए। इन लोगों ने पुलिस में शिकायत भी करी, लेकिन पुलिस वाले भी सब लोकल के ही थे। उन्होंने भी इनको समझाया कि अपनी हिफाजत खुद से कर लो। जब अपने लड़के को संभाल नहीं पाते हो और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करवाने के लिए उतारू हो जाते हो तो मदद हमसे क्यों मांगो, खुद से मदद कर लो ना अपनी खुद की। अब लग रहा ना जब खुद की बहन है, खुद की बेटी है, तब दिल टूट रहा है। यही संस्कार अगर बेटे में डाल दिए होते तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। बहन उधर फूट फूट के रो रही है, माँ बाप उधर फूट के रो रहे हैं, कोई कोई निकल नहीं पा रहा है। इधर उनका लड़का जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन वो जेल में पड़े पड़े अब जब इतना सब कुछ गुजर जाता है तो जेल में एक बार माँ बाप आते हैं बहन के साथ, उसको देखते हैं, उसको धिक्कारते हैं, उसको 50 गालियाँ देते हैं कि तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया, तूने अपने बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अभी 2 ही साल तो देरी थी ना, तेरे बहन की शादी होने वाली थी, शादी भी कैंसिल हो गई सिर्फ तेरी वजह से। पालिया लड़की, मिल गई सुकून, सड़ तुम मरे यहीं पर। अब याद रखना कि तेरे लिए माँ बाप और बहन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। वो जो तरीका होता है एक परिवार का अपने बच्चे को समझाने का, अब युगांत के अंदर वो आंखें पैदा होती हैं जब वो मर्म को लेकर आता है, जब वो अपने अंदर इमोशन को लेकर आता है। वो अकेली कालकोठरी में बैठकर इस चीज़ को महसूस कर रहा होता है कि किस तरीके से रीवा का उसने कत्ल किया, किस तरीके से उसने रीवा के ऊपर एसिड फेंका। वो बार बार अपने आप पर पछता भी रहा होता है, वो बार बार अपने आप को कोस भी रहा होता है। अब जब दिन गुजर जाते हैं, सब आपका बर्बाद हो जाता है, तब आप बहुत कुछ याद करते हो। वो बार बार रीवा को सोच रहा था, प्रेम कर रहा था। वो इतना प्रेम करता था रीवा से कि अब अचानक वो नफरत एकदम से ख़त्म होकर सिर्फ प्रेम पर तब्दील हो गई। उसके दिमाग में सिर्फ वो रीवा की खूबसूरत से स्माइल, उसके अच्छे से बाल, वो उसका बॉडी, वो उसका शरीर, वो उसकी बातें, वो उसके साथ हंसी मजाक,
वो उसके साथ एक बैठना, बगीचे में बैठना, कभी कैंटीन के पास बैठना, कभी बेफालतू की वजहों पर लड़ाई कर देना, एक दूसरे के बाल नोच देना, कभी एक दूसरे के साथ टहलते टहलते उस जगह पर जाना जहाँ से साधन मिलते हैं। वो सारी बातें वो आज युगांतुश याद कर रहा है। वो रीवा की यादें, वो रीवा की अच्छाइयाँ, वो रीवा की खूबसूरती, उसका वो प्रेम, वो सब याद करता और बोलता कि नहीं मिला प्यार तो क्या हुआ, एक बार तो सही मैं उसको समझता, क्या पता वो मुझे मौका देती, क्या पता सब टूट जाता और मैं उसके साथ होता। लेकिन अब बहुत दूर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, अब सब खत्म हो चुका है, अब सोचने का क्या फ़ायदा। तो अकेले कमरों में अब वो परेशान होने लगा। अब उसके साथ वो जो अकेलापन है ना, वो उसको करूदता अंदर से, वो रोता अंदर से, बहुत रोता, फूट फूट कर रोता। दिन होता तो उसको रात जैसी लगती, तो रात तो उसको ऐसी तकलीफ देती। पता नहीं कि उसकी एक नज़र पड़ी जेल में पड़े हुए एक आदमी के ऊपर। वो आदमी रात का वही 7-8 बजता, वो अजीब तरीके से बातें करता, जैसे कभी हवाओं को देखकर, कभी आसमान को देखकर, कभी किसी पेड़ को देखकर, तो कभी वो बैठा हो तो ऐसा बर्ताव करता कि सामने जैसे कोई बैठा हो और वो इंसान उससे कुछ बात कर रहा हो। सुरेश नाम था जेल में रह रहे इस आदमी का, जिसका बर्ताव अक्सर युगान देखा करता। एक दिन रहा नहीं गया, युगान ने सुरेश से पूछा कि भैया तुम बात किससे करते हो, वो भी रात में। तो सुरेश बोलता है अपनी पत्नी से। मेरी पत्नी तो है, ये देखो बैठी, मैं बोलूं इनको। सुरेश की बातों से बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। युगान ने बोला कौन पत्नी, किधर पत्नी, कहाँ पत्नी। सुरेश बोलता है ये देखो तुम्हारी भाभी बैठी तो है, कितनी हसीन सी, खूबसूरत सी, प्यारी सी मेरी वाइफ टिल्लो, प्रेम से नाम रखा था उसने। युगान देखता है कि यार ऐसा तो कुछ है नहीं, सामने कुछ है नहीं, ये किससे बात कर रहा है। सुरेश कहता है ये मेरी पत्नी है। युगान कहता पागल हो गया क्या भाई, कोई नहीं है सामने और तुम किससे बात कर रहे हो। सुरेश बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। बोला नहीं, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया था, मैं बड़ा प्रेम करता था। मेरी पत्नी एक दिन किसी के साथ हमबिस्तर होती हुई दिखाई पड़ी, जब मैं काम के वक्त कुछ वक्त के लिए बाहर गया था, कमाने के लिए, पैसा जोड़ने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी ये गुण खिलाएगी, लेकिन मैं बड़ा प्रेम करता हूँ अपनी पत्नी से। बच्चे भी नहीं हुए थे अभी तो हमारे, अभी तो नई शादी हुई थी, अपने प्रेमी के साथ हम बिस्तर थी, मैंने मार दिया। तो युगान बोलता है मैंने भी मार दिया। बोला क्या। बोला मैं भी किसी से प्रेम करता था और उसको मार दिया क्योंकि वो किसी और के साथ थी। तो सुरेश उसके कंधे पर हाथ डालकर बोलता है भाई तुम तो मेरे भाई जैसे हो, भले खून के नहीं रहे लेकिन बातों में भी भाईचारा होता है। तुम बिल्कुल वैसे ही वारदात में हो जैसा मेरे साथ हुआ। तुमने भी वो मंजर महसूस करा जो मैंने महसूस करा। आज मैं बहुत सालों से यहां पर हूं। एक समय था जब मैं जेल में आया था, जैसे तुम आज आए हो। मुझे भी कई दिनों तक बड़ा पछतावा होता रहा जैसे तुम्हें हो रहा है, लेकिन पछतावे के बाद पता नहीं क्यों मैं रात में बैठा हुआ था और बड़ी ध्यान से, बड़ी मुराद से मैंने अपनी पत्नी को याद करा। और जब मैंने याद करा, वो उसकी खूबसूरत सी स्माइल, बड़ा प्यारा सा उसका चेहरा, वो जब मेरे लिए खाना बना कर लेकर आया करती थी और मैं पहला निवाला उसको खिलाया करता था, सब मुझे याद आता गया। वही 7-8 बजे का समय था। पता नहीं क्यों आसपास का जो वातावरण है वो ठंडा होने लगा था और अचानक से हवाएं तेज होने लगी। मैंने सोचा कि हो सकता हो कि आंधी हो, लेकिन वो मात्र मेरा भ्रम था। वो आंधी नहीं थी, वो मेरी पत्नी थी। वो मेरी पत्नी आई थी। सामने जो बैठी है ना, ये मेरी पत्नी है, मेरे सामने है। मैंने इनको बताया इनका कारण, ये मुझे समझी क्योंकि इन्होंने गलत किया था। प्रेमी के साथ ही हमबिस्तर थी, इनको अपनी गलती का एहसास था। आज इन्होंने गलत करा, आज इनको एहसास भी है, लेकिन आज ये मेरे साथ हैं और इनका कहना है जीवन भर ये हमारे साथ रहेंगी और हम दोनों लोग ऐसे ही साथ रहेंगे। जब हम जेल से निकल जाएंगे मैं भी अपने आप को मार लूँगा और मैं भी इनके लोक में चला जाऊँगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन साथी के रूप में रहेंगे। तो युगान बोलता है कि उसको पहली बात तो सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ऐसा भी कुछ होता है। भला आत्माओं को भी बुलाया जा सकता है क्या आत्मा किसी से बात कर सकती भी है क्या। वो तो पढ़ा लिखा लड़का था, हालांकि उसने भूत प्रेत आत्माओं की कहानियां सुन रखी थी, लेकिन उसको इतना भी भरोसा नहीं था कि ये सच में होता होगा क्या। तो बोलता है सुरेश भैया आप मुझे बताओ ना कि क्या मैं अपने रीवा को पा सकता हूँ। सुरेश बोलता है हाँ भैया बिल्कुल पा सकते हो, दिल में शिद्दत होनी चाहिए। वही 7-8 बजे के बीच में इस पेड़ के पास बैठना और वो सब मंजर याद करना जो तुमने रीवा के साथ पल गुजारे हैं, और जैसे जैसे गुजारे हुए पलों को याद करोगे वो बड़े प्रेम से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी चाहत से अपनी प्रेमिका को अपने पास बुलाओगे और अपने मन में संकल्प लोगे कि मेरी प्रेमिका मेरे सामने आ जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें बेटे, वो सामने आएगी तुम्हारी,
बस याद रहे कि वो वैसी नहीं होगी जैसा तुमने महसूस करा। वो बला की खूबसूरत जो तुम्हें लगा करती थी अब वो वैसी नहीं होगी। अब वो बड़ी ही अतरंगी होगी, बड़ी ही डरावनी होगी। उसकी आवाज़, उसकी शक्ल सब बदल चुकी होगी। अगर तुम चाहते हो तो तुम बुला लेना। तो युगांत कहता है कि भैया मुझे कैसे भी करके एक बार रीवा मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। मुझे नहीं चाहिए उसकी वो खूबसूरती, भले वो आत्मा बन गई हो, मुझे उससे सिर्फ एक बार माफ़ी मांगना है। मुझे अपने किए हुए कर्मों पर पछतावा जो हो रहा है एक बार उससे कहना है। काश वो ब्रह्मांड मुझे मेरे सामने मेरे रीवा को प्रस्तुत कर दे। तो इस सब बातों को, ख्यालातों को लेकर वो जाता है। पूरा दिन हो जाता है धीरे धीरे अपना, और शाम का वो समय आता है जब युगांत सोचता है कि क्यों ना एक बार रीवा को बुलाया जाए। जिस तरीके से सुरेश ने बुलाया, बातों पर भरोसा तो नहीं होता, पर करने में क्या जाता है, एक बार करके देखता हूँ। पेड़ के नीचे बैठ जाता है टेक लगाकर, और अपने मन में अपने रीवा को याद करता है। वो सारे हसीन पल, वो उसकी आंखें, वो उसके बालों, वो उसके होठों को, वो उसके शक्ल को, वो उसके हाथों को, जब वो उसके हाथों पर अपने हाथ को रखती थी, वो मंजर, जब वो उसके साथ कहीं घूमने टहलने जाया करती थी, वो मंजर, जब रीवा कई बार कहा करती थी कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर कोई नहीं, जब वो बार बार रीवा कहती थी कि सिर्फ मुझे युगांत तुम पसंद हो, जब वो बार बार कहा करती थी कि कॉलेज में सिर्फ आती हूँ तुम्हारे लिए, ये बातें उसको बार बार अंदर से जैसे जैसे आती, वो वैसे वैसे रीवा को याद करता, बार बार बोलता, रीवा जहाँ भी हो आ जाओ, रीवा जहाँ भी हो आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है, मुझे वो हसीन मंजर जो हम लोगों ने गुजारे उनको एक बार फिर से जीना है। ये बात जैसे ही बोल रहा था, महसूस कर रहा था, बहुत समय हो गया, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा सुरेश ने बोला था। तो युगांत को लगा कि शायद सुरेश पागल हो गया है। इतने दिनों तक इस जेल में कैद रहा तो उसका जो दिमागी स्तर है वो कमज़ोर हो गया है। लगता है उसके कमज़ोर मानसिकता की वजह से ऐसी फालतू की उलझुल हरकतें कर रहा है। विश्वास होता नहीं और उठ के जा ही रहा होता है। जैसे ही जाने वाला होता है, अपने पैरों को उठा ही रहा होता है, तब तक हल्की सी हवा चलती है, और वो हवा कोई और नहीं थी बल्कि उस हवा के साथ रीवा थी। वो वैसी नहीं थी जैसा उसने आज तक देखा था। पूरा शरीर जैसे कोई जल चुका हो, सर पे कोई भी बाल नहीं, आंखें बिल्कुल काली जैसे गड्ढा हो गया हो, हाथ एकदम कंकाल जैसे, हाथों पर जैसे कुछ बचा ही ना हो, पूरा शरीर नग्न है। जब अपनी रीवा को इस हालत में देखता है, पहले तो वो डर जाता है और डर के एकदम कोने में खिसक के पेड़ के पास आ जाता है, और जैसे ही आता है वो रीवा उसके पास करीब आकर बोलती है, कमरे में नहीं चलोगे, चलो मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। अजीब तरीके की आवाज़ से बोलती है। युगांत उठता है, डरते डरते अपने कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर इनको मिला हुआ था, और वहाँ पर जाकर बेड पर बैठ जाता है, और वो आत्मा रूपी रीवा इसके साथ आई हुई होती है। और रीवा उसके सामने बैठकर उसका ये जो सीना है, सीने के ऊपर उस हाथ को रखकर बहुत रोती है, बिलखती है, रोते रोते युगांत के दोनों कंधों पर हाथ रखकर बोलती है झकझोरते हुए, बताओ ना मैंने गलत क्या किया था। थोड़ा और करीब आती है, जैसे उस आत्मा रूपी रीवा के मुंह से वो ठंडी ठंडी से सांस उसको महसूस हो रही हो। और वो करीब इतना जब रीवा को देखता है, एक तो वो डर बहुत रहा था, लेकिन प्रेम भी बहुत अंदर था। रीवा की वो सारी बातों को सुनता है जो रीवा बता रही होती है। रीवा बोलती है, मेरी गलती क्या थी, तुमने मेरे ही आंखों के सामने मेरे प्रेम को मार दिया, मेरे आयुष को खत्म कर दिया तुमने, अब मैं किसके लिए जीऊं। याद रखना युगांत, जैसे तुमने मुझे तड़पाया है, जैसे तुमने मुझे मारा है, जैसे मेरी जिंदगी को तरबतर किया है, जैसे तुमने मेरे प्यार को छीना है, मेरे माँ बाप से मुझको अलग किया है, मेरे सपनों को तुमने मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो दर्द जो तुमने मुझको दिया है उसका 100 गुना अगर ना दिया तो युगांत तुम याद रखना। बड़ा प्रेम करते थे ना मुझसे, यही प्रेम था तेरा। आयुष मेरे लिए सही नहीं था, चल मैं मानती हूं, पर उसने तुम्हारे जैसा मारा नहीं। युगांत कहता है कि मैंने मारा नहीं तुम्हें रीवा, तुमको मैं पसंद करता था, मैं सिर्फ तुम्हें छुड़ाना चाहता था आयुष से। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़ता है, लेकिन रीवा कहती है कि ये तेरा जो ढकोसला है ना, ये मैं सहूंगी नहीं। और युगांत याद रखना कि मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी जो आज तक किसी को किसी ने न दिया हो। मारूंगी नहीं, न कत्ल करूंगी, जिंदा रखूंगी,
और इतना तड़पाऊंगी कि तुम मरने की भीख मांगोगे, पर तुम भीख मांगने के बाद भी मौत नहीं मिलेगी। तुम मरना चाहोगे, तुम कूद जाओगे, तुम अपने आप को नोच दोगे। वो छुरी जिससे तुमने मुझको मारा था, वो छुरी से खुद को मारोगे, लेकिन तब भी तुम मरोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो एकदम से उसके जो अपना शरीर है उसको धक्का देती है और वो लेट सा जाता है, उसके सीने पर चढ़ती है, अपने इन हाथों से उसके सीने को खरोच रही होती है, बहुत मारती है युगांत को। युगांत बहुत तेज से आवाजें चिल्लाने लगता है, बहुत तेजों से, और वो उसकी चीख, उसकी जो पुकार है जेलर को सुनाई पड़ती है। और वो लोग दौड़ते दौड़ते, कई सिपाही दौड़कर आते हैं तो देखते हैं कि युगांत को जैसे कोई मार रहा हो, युगांत उछल रहा हो। वो मंजर, वो स्थिति जब सब कोई देखता है अपनी आंखों से, ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है, पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो जेल में ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद युगांत बेहोश हो जाता है। बेहोशी हालत में वो कुछ इधर ना करता ना उधर करता। शायद लोगों को लगता है कि पता नहीं इसके साथ क्या हो गया है, कोई बीमारी हो सकती हो। तुरंत जो जेल के अंदर कुछ हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो लोग भी आते हैं, सब आला वगैरह लगा के, तो देखते हैं ऐसे सांसें वगैरह तो चल रही हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लग नहीं रहा है, तो सोचते हैं कि बेहोश शायद हो गया है। इसको उठाओ, स्ट्रेचर पर डालते हैं और उसको ले जाकर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, कि उनका छोटा सा जेल में ही हॉस्पिटल बना होता है। तो वहाँ ले जाकर देखे, कोई इलाज हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी सी कमजोरी सी लग रही थी बस, और कोई बात नहीं। लेकिन कोई ऐसी बड़ी पुख्ता बीमारी पता चल जाए जिससे ये इस चीज़ को कह दे कि हाँ ये बीमारी है, इसके लिए इनको बाहर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद युगांत को होश आता है, अपनी आंखों को खोलता है। वो अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखता है, लेकिन वो लोग सिर्फ आत्माएं थे असल में आदमी ही जेल के, लेकिन उसको हर एक आदमी के अंदर रीवा नजर आ रही थी। वो जैसे ही अपनी आंखों को खोला तो देखा सामने रीवा खड़ी है। वो एकदम से चिल्लाया और चिल्लाकर तड़पते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन युगांत वो आवाज बरकरार रखता, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। और ये रट जेल के अंदर हर एक इंसान को परेशान करने लगी। जेलर ने बोला कि एक काम करो, इसको यहां से निकालो, किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर चलो, समझ में नहीं आ रहा, शायद मशीनें पूर्ण नहीं है। तो एक जो जेल की गाड़ी होती है उसमें इसको बिठाया जाता है, और बिठाने के बाद कई सारे पुलिस वाले और सब लोग जा रहे होते हैं। रास्ते में सड़क है, सड़क से चलते 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 यहाँ से इनके जेल से थोड़ी दूर, कम से कम थोड़ी दूर, क्या 20-22 किलोमीटर पर हॉस्पिटल है, और वहाँ पर एक गाड़ी जा रही होती है। पता नहीं अचानक क्या होता है कि कोई बड़ा सा ट्रक आता है और वो ट्रक इसको धक्का दे देता है जेल वाली गाड़ी को, और जेल वाली गाड़ी पलट जाती है। मरता कोई नहीं है, सिर्फ वो जो युगांत था वो कूद कर आगे, वो जो शीशा होता है गाड़ी के अंदर, जेल वाले में देखा होगा, वो टूट जाता है, और वो टूट कर धक्के की वजह से आगे आ जाता है, उसके ऊपर पहिया चढ़ जाता है, पूरी पूरी बस पलट जाती है, वो जो गाड़ी होती है वो गाड़ी पलट जाती है, इसके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, ये सब, ये हाथ पैर सब फ्रैक्चर हो जाते हैं, यहाँ पर से खून आ रहा हर जगह से। तुरंत इसको दूसरी और गाड़ी आती है, उसको लाती है, हॉस्पिटल लेकर जाती है, तो पता चलता है अब पैर किसी काम के नहीं बचे, काटना पड़ेगा। हाथ भी किसी काम के बचे नहीं है, हाथ भी काटने पड़ेंगे। कान एक काम का नहीं है, इसको यहाँ से काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा गया तो पक जाएगा, पस आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कान दोनों काट दिए गए, पैर भी दोनों है नहीं, हाथ भी दोनों नहीं है, लेकिन इंसान तो जिंदा है कम से कम। अब तो कुछ कर नहीं सकता, तो कोर्ट ने भी नोटिस कर दी कि इसको इनके घर पर दे दिया जाए। अब जेल में कोई मतलब नहीं है, अब अपनी ज़िंदगी जो बची है थोड़ा कम से कम अपने परिवार वालों के साथ निकाले, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि बहुत लंबा समय नहीं बचा है। ये अपने घर जाता है, घर वाले लेने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी अपना बेटा है, और इतना जब हंस बिगड़ चुका हो तो किसी भी माँ बाप का दिल तो पसीज जाता ही है। उन्होंने युगांत को अपने घर पर लिया, उनकी केयर करना चालू कर दिया। लेकिन वो दिन, जिस दिन से युगांत उनके घर पर आया था, वो घर बड़ा अजीब होने लगा। कई बार इनको महसूस होता कि रातों में युगांत आंखों को खोलता है जब, तो उसको कुछ दिखाई पड़ता है, और ये बड़ी अजीब सी आवाज़ों में बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये हरकतें, ये बड़बड़ाना, इसको कहीं ना कहीं इनके घर वालों को परेशान करने लगा। इनकी बहन थी, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बहन की आंखें एकदम लाल होने लगी। बहन अब बहन जैसी आवाज़ नहीं बोल रही है, वो जैसे किसी और लड़की की आवाज़ में बोलती, और वो एकदम से गुस्से में जाती और युगांत के सामने बहुत तेज से चिल्लाती, तूने ऐसा क्यों करा था। और थोड़ी देर के बाद बहन बेहोश हो जाती। ये मंजर कई दिनों तक इनके घर में चला। माँ बाप बड़े परेशान हो चुके थे कि भैया क्या हो गया, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। कई लोगों से पूछताछ करी गई, कई सारे हॉस्पिटल, कई सारे साइकेट्रिक, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। किसी की कोई हालत खराब नहीं बहन की। युगांत तो ऑलरेडी फ्रैक्चर सही है,
चलो उसका बनता है कि उसकी तबीयत खराब, लेकिन बहन को कोई नहीं पता चलता। कहते हैं कि रात में जब बहन छत पर जाती तो वो अजीब सी हरकतें करती। कई बार वो हल्की हल्की सी हवाओं में उड़ जाया करती थी। कई बार इनके माँ बाप का कहना था कि वो जीनों से बड़ी तेजी